वेलकम दोस्तों। लिमिटेशन एक्ट की तीसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लिमिटेशन एक्ट में दी गई कुछ डेफिनेशन जो लिमिटेशन एक्ट में कुछ जो वर्ड है उनको डिफाइन किया गया है। एक डेफिनेशन क्लॉज है जो सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में है, उसको देखेंगे कि किस वर्ड का क्या क्या इंक्लूड है, किस वर्ड में क्या क्या चीज़ें बोली गई है और किस वर्ड को हम किन किन चीज़ों के लिए यूज करते हैं। ये जो है हमें डेफिनेशन पार्ट में देखने को मिलता है। तो लिमिटेशन एक्ट के डेफिनेशन पार्ट में जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, जो कि बात करती है एप्लीकांट की। किसकी? एप्लीकांट। एप्लीकांट। एप्लीकांट का मतलब क्या है? लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग सबसे पहले एप्लीकांट में बोला गया है कि एप्लीकांट में इंक्लूड होता है कौन? पिटिशनर। पिटिशनर। अब पिटिशनर कौन होता है? पिटिशनर वो पर्सन होता है जो कोई सूट फाइल करता है, कोई पिटिशन फाइल करता है। ठीक है जी, वो पिटिशनर होता है। तो एप्लीकांट में पिटिशनर को भी इंक्लूड किया गया है लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसमें दो और डेफिनेशंस दी गई है एप्लीकांट की, जिसमें दूसरी डेफिनेशन बात करती है कि एप्लीकांट कौन है। दूसरी डेफिनेशन बोलती है कि भाई एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एनी एप्लीकांट ड्राइव हिज राइट टू अपील। कि कोई भी पर्सन जिसके थ्रू जो ये एप्लीकांट है ये अपने राइट टू अपील को, जो राइट टू अपील है उसको क्या करता है? उसको परफॉर्म करवाता है। ठीक है, उसको जो है एनी पर्सन के तहत उसको एप्लीकांट माना गया। यानी कि ए और बी दो पर्सन है, ए और बी दो पर्सन है। अब अगर ए ने सूट फाइल करना है तो अगर ए के बिहाफ पर बी सूट फाइल करता है तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के अकॉर्डिंग जो ये बी है वो भी क्या है? एप्लीकांट है। यानी कि अपील का राइट ए का है और ए किसी वजह से अपील फाइल कर नहीं सकता। ये इन मेंटली डिस्टर्ब है, अनसाउंड माइंड है या 18 साल का नहीं हुआ। तो अगर इसके बिहाफ पे जो बी है, जो इसका लीगल हेयर है या लीगल गार्डियन है, वो अगर अपील फाइल करता है तो सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के तहत उसको भी जो है एप्लीकांट में इंक्लूड किया गया है एप्लीकांट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब जो तीसरा बोलता है एप्लीकांट की डेफिनेशन में, जो तीसरा पार्ट बोलता है वो बात करता है कि एप्लीकांट एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द एप्लीकांट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि तीसरा कौन है? कोई एग्जीक्यूटर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई रिप्रेजेंटेटिव है। किसका? एप्लीकांट का। तो उस पर्सन को भी जो है वो एप्लीकांट माना गया है लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के तहत। फॉर एग्जांपल ए है, ये जो ए है और जो ये सी है, सी जो है ए का क्या है? एग्जीक्यूटर है। तो जो एग्जीक्यूटर है जब ए कैपेबल नहीं है अपील फाइल करने के लिए लीगली, तो इसके बिहाफ पे जो ये सी है जो इसका एग्जीक्यूटर है, अगर ये अपील फाइल करता है तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए के अकॉर्डिंग जो ये सी है ये भी कौन है? ये भी एप्लीकांट है। और जो बी है वो कौन है? बी जो है ए का क्या है? बी ए का एग्जीक्यूटर है। एग्जीक्यूटर है। तो अगर ए कैपेबल नहीं है तो अगर बी उसके बिहाफ पे अपील करता है क्योंकि वो एग्जीक्यूटर है, तो जो एग्जीक्यूटर है वो भी किसको, उसको भी क्या माना गया है? लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के तहत उसको भी माना गया है। क्या माना? सब सेक्शन ए क्लॉज 3 के तहत उसको भी माना गया है एप्लीकांट। अब इसके साथ साथ एक और बोला गया है इसमें, डी। डी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है किसका? ए का। ये ए को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये ए कैपेबल नहीं है किसी भी लीगल लॉ के अकॉर्डिंग, ए कैपेबल नहीं है अपील फाइल करने के लिए, तो अगर इसके बिहाफ पे जो डी है जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है, अगर ये अपील फाइल करता है तो इसको भी क्या माना गया है? एपीलांट माना गया है अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन ए क्लॉज सी के तहत। ये जो हमने अभी देखी ये थी एप्लीकांट कि एप्लीकांट कौन कौन पर्सन हो सकते हैं। तो ये थी एप्लीकांट की डेफिनेशन।
इसके बाद जो दूसरी है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की एप्लीकेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेशन क्या है? तो इसमें सिंपल सी बात, सिंपल सा वर्ड बोला गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में सिंपल सा वर्ड यूज किया गया है कि एप्लीकेशन में पिटीशन भी इंक्लूड होती है। एप्लीकेशन में पिटीशन भी जो है वो भी इंक्लूड होती है। यानी कि एप्लीकेशन में सिर्फ आप एक सिंपल सी एप्लीकेशन ही नहीं, कोई पिटीशन है वो भी जो है वो एप्लीकेशन में इंक्लूड की गई है। यानी कि सेक्शन 2 में अगर किसी भी लिमिटेशन एक्ट के किसी भी सेक्शन में एप्लीकेशन बोला गया है तो उसका मतलब पिटीशन भी है। ये जो है हमें डेफिनेशन क्लॉज बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेक्शन में एप्लीकेशन वर्ड का यूज किया गया है तो वहाँ पे हमें सेक्शन 2 सब सेक्शन बी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग पिटीशन भी जो है वहाँ पे डिफाइन की गई है, उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब एप्लीकेशन जो है उसको हम पिटीशन भी बोल सकते हैं इन लिमिटेशन एक्ट, या जहाँ एप्लीकेशन वर्ड यूज हुआ है वहाँ पिटीशन भी इंक्लूड है इन लिमिटेशन एक्ट। यानी कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर जहाँ भी एप्लीकेशन वर्ड का यूज हुआ है उसके साथ साथ वहाँ पिटीशन भी इंक्लूड है। यानी कि अगर कोई सेक्शन लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होता है तो वो पिटीशन के ऊपर भी अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन सी, वो बात करती है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक लीगल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप जो पैसा है उसके लेन देन बारे लिखते हैं या लेन देन बारे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ यूज हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? बिल ऑफ एक्सचेंज में आते हैं हुंडी। हुंडी जिसे हम बही खाता, बही खाता भी कहते हैं, हुंडी को हम बही खाता भी कहते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बही खाता भी आता है या हुंडी भी आती है। और दूसरा है चेक। चेक्स आजकल जो है हम देखते हैं सेक्शन 138 इंडियन इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के में सेक्शन 138 में हम देखते हैं कि भाई चेक बाउंस हो गया, उसका केस फाइल कर दिया। तो जो ये चेक है ये लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन सी के तहत बिल ऑफ एक्सचेंज है। जो ये चेक है ये सेक्शन 3 सब सेक्शन सी के तहत बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन डी बात करती है वो है बॉन्ड। बॉन्ड। अब ये बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है और बॉन्ड किस लिए यूज होता है? तो अगर हम इसके डेफिनेशन को पढ़े तो वो क्लियरली बात करती है कि बॉन्ड इंक्लूड एनी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एनी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट किस लिए? एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन oblige himself to pay money to other on condition that the obligation shall be void if a specific act is performed or not performed as the case may be। सिंपल सी बात है कि ये बॉन्ड जो है ये एक तरह का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत ये बोला गया जो कि एक रिटर्न में दो लोगों के बीच में एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट जिसके तहत ये है कि भाई आपका कोई ऑब्लिगेशन है जो आपने फुलफिल करना है किस लिए? मनी देने के लिए। ठीक है, मनी देने के लिए आपकी कोई ऑब्लिगेशन है जिसको आप फुलफिल करना है, उसके लिए आपने कोई एक्नॉलेजमेंट की है तो वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो क्या होता है? वो बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड माना गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन डी ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन हम आज देखेंगे वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन ई, जो बात करती है डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट की कि अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट डिफेंडेंट कौन कौन पर्सन हो सकता है किसी भी सूट में। अगर उसको लिमिटेशन एक्ट के तहत वॉइड नहीं बनाना है तो किसी सूट में कौन कौन पर्सन जो है डिफेंडेंट हो सकता है। तो अगर हम सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में डेफिनेशन को देखें तो इसमें दो क्लॉज हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला क्लॉज बोलता है कि भाई एनी पर्सन
पर्सन जिसके तहत जो डिफेंडेंट है, जो ओरिजिनल डिफेंडेंट हो, अपने राइट को ड्राइव करता है, अपनी लाइबिलिटीज़ को सूड करता है, अपनी राइट को ड्राइव करता है इस लाइबिलिटी को सूड करने के लिए। ठीक है जी। यानी कि कोई भी लाइबिलिटी जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में बनती है, उसको अगर कोई सूट होता है या उसने कोई सूट फाइल करना है या सूट फाइल हुआ है, तो उसके लिए जो डिफेंडेंट जिसके वो राइट देता है, वो कोई भी पर्सन जो है वो डिफेंडेंट ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल ए, बी। ए जो है ओरिजिनल डिफेंडेंट है। ये क्या करता है, ये बी को अपना राइट टू स्यू दे देता है बिकॉज ही इज नॉट कैपेबल, लीगली कैपेबल। ये जो है लीगली कैपेबल नहीं है किसी भी सूट में डिफेंडेंट बनने के लिए, तो इसने जो है अपना राइट दिया है बी को। बी इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, बी इसका जो है गार्डियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है। तो बी को जो है इसने राइट दिया है कि भाई मेरे बिहाफ पे आप जो है ये सूट फाइल करोगे या ये सूट लड़ोगे। तो जो बी है, ये इसको क्या माना गया है, जिस वो पर्सन है, एनी पर्सन, ये बी कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, बी कोई भी पर्सन हो सकता है, और जिसके थ्रू ए जो है अपने राइट को ड्राइव कर रहा है किसी भी सूट को फाइल करने के लिए, किसी भी सूट में डिफेंड होने के लिए, अपनी लाइबिलिटी को बताने के लिए। तो जो है बी जो है लिमिटेशन एक्ट के तहत डिफेंडेंट माना गया है। अब जो अगली डेफिनेशन है, लिमिटेशन एक्ट की, डिफेंडेंट की जो अगली डेफिनेशन है, वो बात करती है कि डिफेंडेंट में दूसरी जो चीज़ है वो है कोई भी एग्जीक्यूटर है डिफेंडेंट का, एडमिनिस्ट्रेटर है डिफेंडेंट का, रिप्रेजेंटेटिव है डिफेंडेंट का। ये तीनों जो पर्सन है, ये भी जो है लिमिटेशन एक्ट के तहत डिफेंडेंट माने गए हैं। यानी कि अगर ए डिफेंडेंट है, यानी कि ए अगर डिफेंडेंट है, तो जो बी है, सी और डी, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, एग्जीक्यूटर है, रिप्रेजेंटेटिव है ए के। तो इन तीनों में से कोई भी जो है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, एग्जीक्यूटर हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, तो जो है ए के इन सब को भी जो है डिफेंडेंट माना गया है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के लिए इनको भी जो है डिफेंडेंट माना गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बची हुई जो डेफिनेशन है, जिसमें ईजमेंट है, जिसमें फॉरेन कंट्री है, कि फॉरेन कंट्री क्या है लिमिटेशन एक्ट के तहत, गुड फेथ है, प्लेंटिफ्स कौन होंगे लिमिटेशन एक्ट के तहत, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है उसको हम देखेंगे, और इसके साथ साथ हम देखेंगे प्रोमिसरी नोट को, कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे सूट, अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट सूट क्या क्या इंक्लूड करता है, और टॉट क्या है लिमिटेशन एक्ट के तहत टॉट क्या है, और सबसे लास्ट में जो है हम इसकी जो डेफिनेशन देखेंगे वो है ट्रस्टी, कि ट्रस्टी कौन माना गया है, ट्रस्टी में कौन कौन पर्सन इंक्लूड किए गए हैं लिमिटेशन एक्ट के तहत। इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो ये हमारे ईजमेंट से लेके ट्रस्टी तक के जो डेफिनेशन पार्ट है, इसको हम कल की आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।